वैश्वीकरण जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, इसका मतलब होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का सीधा मतलब है एक देश जब ग्लोब यानी विश्व से मिल जाए, यानी कि एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ आपस में जुड़कर गुड्स एंड सर्विसेज का इस तरीके से लेन देन करे जिसमें कोई रोक टोक ना हो और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो व्यापार कर सके। जो हमारे पास है हम उसको बेचे और जो उसके पास है वो हमको बेचे, इसी से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण से इसको वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और दुनिया भर के अंदर इसको प्रमोट किया जाने लग गया जब देशों को ये लगा कि अब हम अपने देश पे अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की कंपनी भारत में या दुनिया की कंपनी किसी और देश में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के खुलने से उस देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को हैवी टैक्स मिलेगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर मार्केट खुलने स्टार्ट हो गए, प्राइवेट सेक्टर बनना स्टार्ट हो गया। जो पहले गवर्नमेंट के पास था वो सरकार ने निजी हाथों में देना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने और जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। जैसे भारत ने लाइसेंस राज खत्म किया, ऐसे दुनिया भर के देशों ने अब ये चीज समझ लिया कि सोशलिज्म यानी कि जो कम्युनिज्म है, जो यूएसएसआर की पॉलिसी हुआ करती थी, आइडियोलॉजी हुआ करती थी, अब ये हार चुकी है। कोल्ड वॉर में जीत अमेरिका की हुई और अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी वो थी डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की, जिसके अंदर स्टेट कंट्रोल नहीं बल्कि प्राइवेट कंट्रोल को प्रमोट किया जाता है। चीजें सरकार के पास न होकर प्राइवेट हाथों में छोड़ दो, जिसके पास योग्यता होगी वो आगे बढ़ जाएगा। सरकार बाजार में इंटरफेयर नहीं करेगी, कौन सा माल कितने का बिकने वाला है ये सरकार नहीं, लोग खुद डिसाइड करेंगे डिमांड पे। अगर इस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अगर डिमांड कम हो रही है तो इसको बेचने के लिए प्राइस को घटा दिया जाएगा, जनता अपने आप आ जाएगी। यानी कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार का काम है लोगों को बस डिफेंस देना, लोगों की सुरक्षा करना और लोगों को एजुकेशन देना, यानी कि एजुकेट करना। बाकी सारा काम जनता खुद कर लेगी, बिजनेसमैन खुद कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर देश को चलाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन के आ जाने की वजह से विश्व बाजार बन गया। अब एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश के साथ इतनी जुड़ गई है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गया है। आज हमारे देश के अंदर इतने सारे माल चाइना या तमाम कंट्रीज से आती है कि हम उस पर डिपेंड हो गए हैं। अगर रातों रात ये माल आना बंद हो जाए तो तबाह हो जाएंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देश इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर हम ये कहते हैं कि हम चाइना से कोई माल नहीं लेंगे, हम चाइनीज माल को बहिष्कार करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक टाइम जरूर आएगा कि इन सब चीजों को हम भारत के अंदर खुद बनाने लग जाएंगे, तो मैन्युफैक्चर से लेकर सब कुछ भारत में होने लग जाएगा। बट अचानक से नहीं हो सकता। जैसे चाइना हो गया, डिफेंस के लिए हम रसिया पे, फ्रांस पे डिपेंड रहते हैं। अगर इन्हीं चीजों को हम अपने देश में बनाने लग गए तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आज वर्ल्ड एक वर्ल्ड बाजार, एक वर्ल्ड मार्केट बनकर रह गया है, जो कि सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण का सीधा मतलब है जब एक देश की इकोनॉमी के साथ हम इस तरीके से जुड़ जाए कि बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सके। तो वैश्वीकरण की कुछ डेफिनेशन है जो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा दी गई है, क्योंकि अगर थिंकर्स के द्वारा स्टेटमेंट जो दी गई है, अगर आप एग्जाम्स में ये लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए एक बार हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है? सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे है। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती है जो मानव कल्याण से रिलेटेड हो। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जो कि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्लियर है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मनुष्य का, मानव का कल्याण हो सके। ये किसका कहना है? ये कहना है प्रोफेसर एस.के. दुबे जी का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोफेसर के मनसवी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि उदारीकरण आर्थिक विकास, दरवाजे खोलना, अपने ओपन डोर करना ताकि दुनिया के देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ सके और कंपनी खोलकर हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार दे, प्लस देश की सरकार को भी इससे टैक्स मिलता है। एमएनसी वगैरह आती है तो तभी मोदी जब कभी देश में जाते हैं, विदेश में घूमने, या हमें लगता है घूमने जा रहे हैं, एक्चुअली दोस्तों वो एफडीआई के लिए जाते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी दूसरे देश की कंपनी या देश जब हमारे देश के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ही एफडीआई कहा जाता है। तो अब वो एफडीआई के लिए जाते हैं ताकि वो हमारे देश के अंदर जितनी ज़्यादा भारी कंपनी आएगी उससे हमारे देश को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, हम इसको भी अभी चर्चा करेंगे इसके नेगेटिव वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, इनका क्या कहना है? उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि जो मनसवी जी है इन्होंने ये कह दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर एक यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों का ही मिक्सअप रूप जो होता है उसको ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो और उस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन भी हो। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हो, ना कि ज़्यादातर कंपनियाँ, मैक्सिमम जो कंपनी इंडस्ट्री वगैरह है ये सब गवर्नमेंट के पास ना होकर
मिनिमम गवर्नमेंट के पास हो और जो मैक्सिमम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो। ठीक है, तो लिबरटाइजेशन इज द ग्लोबल प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहा गया है किसके द्वारा, राघवन के द्वारा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज इंडिकेट व्हेन द वर्ल्ड्स सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड ऑन द वन आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जब हम कह सकते हैं जब ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज जो भी घटनाएं घटती है तो पूरी दुनिया के देश एक ही जगह पे आके पहले मतलब बैठते हैं, तब जाके उसका डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश में जो भी घटना घट रही है वो दूसरे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट का कोई इशू लेते हैं, और इन्वायरमेंट का जब भी कोई इशू होता है देखते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन सभी कंट्री के मेंबर आके एक जगह पे बैठते हैं पहले, देन उस पर डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। तो इसलिए जब भी ऐसा मंच, जब इन सभी इश्यूज़ के ऊपर एक साथ बैठा जा सके और उस पर डिस्कशन किया जा सके, जैसे और ये मंच आज इस टाइम यूएनओ प्रोवाइड करवाता है दुनिया के देशों को। नेक्स्ट हमारे पास है राजकुमारी शर्मा जी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं वो सभी वैश्वीकरण की परिधि में आती है। यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल रूप से जो आज डेवलपमेंट किया गया है, इकोनॉमिक रूप से जो इक्वालिटी की बात की गई है और जो ह्यूमन वेलफेयर किया गया है, ये सभी के सभी ग्लोबलाइजेशन की सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दीपक नैयर के अनुसार। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। मान लो कि ये एक देश है और इस देश की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी उत्पादन होता है, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जो बनाया जाता है वो इसी देश में बनाया जा रहा हो। लेकिन ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जब इस देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ, है ना, यानी कि राजनीतिक सीमाओं के बाहर, अपने इस बॉर्डर के बाहर, ये जो मान लो ये देश का बॉर्डर है और इस देश के बॉर्डर के बाहर इस देश की गवर्नमेंट इस देश के अंदर जाके इस वाले बॉर्डर के साथ जाके संबंध बनाती है, दैट मीन्स इस गवर्नमेंट के जाके गवर्नमेंट से रिलेशन बनाती है, तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये कहना है दीपक नैयर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ही एक्सपेंशन है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इस देश के जो प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो इस देश की वो इस देश में होगी। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपने देश को किसी और देश में भेजता है, तो वहाँ पे भी उसकी वो सप्लाई होती है, एंड वो वहाँ पे भी मार्केट में बिकती है। तो यही किया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। एंड गिडेंस के अनुसार इसका क्या कहना है कि विभिन्न लोगों द्वारा, है ना, विभिन्न लोगों और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई जो डिपेंडेंसी है, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और आज जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन आप उसको लर्न कर लेना ताकि आपको याद भी रहे। गिडेंस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इस तरीके से डिपेंड हो चुका है, तभी इसको ही हमने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा। स्टेटमेंट को देख लेने के बाद अब हम ये समझते हैं कि राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और स्टेट सोवरेनिटी। अभी आपको मैंने बताया कि सोवरेनिटी का सीधा मतलब होता है एक देश की आजादी, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आ गया, अब क्या होता है, अब एक देश की जो ट्रेड पॉलिसी है अब वो देश खुद डिसाइड नहीं करता। दुनिया भर के अंदर IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और WTO के द्वारा ये चीजें डिसाइड की जाती है किस देश को कितना लोन लेना है। ट्रेड को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, सभी देश अपने दरवाजे को खोल के रखे, ये चीजें डिसाइड ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो इंटरफेयर है ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए एक देश की जो सोवरेनिटी है वो खतरे में आ रही है। अगर अब एक देश कोई मना कर दे, ट्रेड हम नहीं कर रहे भाई, तो WTO इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, दुनिया भर के अंदर बदनामी करेगा कि भाई इस कंट्री ने एग्रीमेंट तोड़ दिया और ये एग्रीमेंट नहीं मानता, ये जब भी कोई एग्रीमेंट करता है तोड़ देता है, दुनिया भर में इमेज खराब होगी। इसलिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होने के नाते। अब इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये आगे आने वाले हम क्वेश्चन में समझेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैश्वीकरण की वजह से संप्रभुता पे खतरा आया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनी है, जो MNC या TNC के रूप में भारत के या किसी भी देश के अंदर जाती है, अपनी कंपनी लगाती है, तो वो सरकार को टैक्स देती है, नो डाउट, लोगों को रोजगार भी देती है, एम्प्लॉयमेंट भी देती है, वहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी भी लेकर जाती है।
लेकिन वो सरकार पे दबाव बनाती है कि उन कंपनीज की बातों को सरकार माने, क्योंकि सरकार को वो फायदा दे रही है और सरकार को मजबूरन बातों को मानना पड़ता है। और क्या बातें मनवाएंगे वो कि भाई अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाओ ताकि कंपनीज को कोई दिक्कत ना आए। आज भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया है, सेज बना दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे भारत के अंदर कोई एक ऐसा एरिया जहां से विश्व की कोई कंपनी आके कंपनी खोल सकती है। अब कौन सा एरिया है भारत के अंदर? गुड़गांव देख लो भाई, गुड़गांव के अंदर आप जाओगे तो लगेगा आप न्यूयॉर्क में आ गए हो। महाराष्ट्र को देख लो, भारत की वो इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है, दुनिया भर की कंपनी वहां पे जाती है। तो अलग अलग एरियाज में भारत के अंदर कंपनी जाती है। बट इससे खतरा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क है ये बढ़ता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारे देश के अंदर इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जिसके पास रिसोर्सेज है वो तो आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास पैसा है वो तो इन्वेस्टमेंट कर देगा, और जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मर्स पे और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उन पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। संचार उत्पादन और कनेक्शन की वजह से जिसके पास टेक्नोलॉजी की पहुंच है वो तो आगे बढ़ता है, जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाता है। इस वजह से वैश्वीकरण को एक बहुआयामी घटना कहा जाता है। वैश्वीकरण ने सिर्फ एक चीज को नहीं, सभी को प्रभावित किया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी चीजों पे वैश्वीकरण का इम्पैक्ट पड़ा है। राज्य के आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति और सामाजिक ढांचे में जो बदलाव आए, इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस किए हैं। अब क्या क्या चेंजेस किए हैं ये हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि स्टेट की सोवरेनिटी पे क्या खतरा पड़ा है। तो चलिए मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताता हूं जिसके कारण से एक राज्य की संप्रभुता पे खतरा पैदा हो गया है। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी एक स्टेट की पावर की में कमी आई है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है राज्य की संप्रभुता का ह्रास होना। अब राज्य की जो संप्रभुता है इसमें कमी कैसे आई है? सबसे पहले बढ़ती हुई अंतरराष्ट्रीय अंतर्निर्भरता। अब आज क्या है कि एक देश किसी दूसरे देश पे इस तरीके से डिपेंड हो गया है कि उसी के माल से हम अपने देश को चला रहे हैं। अगर चाइना से भारत के अंदर माल आना ठप हो जाए तो पूरे भारत का मार्केट तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर आज ऐसे कई सारे गुड्स हैं जो सीधे चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इंटरडिपेंड हो गया है। हमें ना चाह कर भी उससे संबंध बनाने होंगे और उसके बातों को मानना होगा। अब चाहे कंट्री कोई सा भी हो, और ज्यादातर विकासशील यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, जो कि एशिया में है, अफ्रीका में है और लैटिन अमेरिका में है। ये विकासशील देश है। अब इनको अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए विकसित कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है, और विकसित कंट्री इनको देते हैं हेल्प, बट इनके मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अब इनसे ये कहते हैं कि हमारी कंपनी तुम्हारे देश में जाएगी तो कोई भी टैक्स मत लगाना, हैवी टैक्स मत लगाना, कोई इस पे हैवी टैरिफ मत लगाना। तो तमाम कानून बनाने के उन पे प्रेशराइज करते हैं। तो पहला खतरा यही होता है। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड वर्ल्ड बैंक हो गया। अब ये क्या करते हैं? देशों को इकोनॉमिक हेल्प देते हैं ताकि वो अपना विकास कर सके, देश में गरीबी दूर कर सके, सड़क, पानी, बिजली के लिए। IMF क्या करता है? अगर व्यापार में घाटा हो गया है तो उस घाटे को संतुलन, उस घाटे को बैलेंस बनाने के लिए उसके लिए पैसा देता है। तो ये दुनिया को देशों को पैसे तो देते हैं, बट उसके लिए शर्तें रखते हैं कि भाई हम जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए शर्त है कि तुम्हें ये कानून बनाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। वेस्टर्न कंट्रीज का इन सभी संगठनों पर कंट्रोल है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अगर वेस्टर्न कंट्रीज का कोई भी कंपनी तुम्हारे देश में आएगा, कोई रोक टोक नहीं करोगे और ना ही उन पे हैवी टैक्स लगाओगे। और ये तीनों ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी में पूरा अपना कब्जा रखते हैं और देश की सरकार पे भी दबाव बनाते हैं ताकि विकसित कंट्री यानी जो डेवलप कंट्री है सीधे उनको फायदा हो। मेन जो MNC और जो TNC कर रहे हैं। अब एक कंपनी जो किसी और देश की है और किसी और देश में जाके वो अपना ट्रेड कर रही होती है तो वो पूरे मार्केट में एक्सपेंशन कर लेती है। अब चाहे वो कोको कोला हो, अब वो चाहे पिज्जा हट हो या पेप्सी हो, अब इनके द्वारा क्या किया गया है, जो घरेलू मार्केट है उसको बर्बाद कर दिया गया है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, MNC के रूप में देश के अंदर आती है। अब जब भी कोई कंपनी सीधे भारत के अंदर या किसी भी देश में जाती है तो उसको FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी FDI के तहत हमारे देश में तो आ सकती है, खुला छूट है, WTO के मेंबर है, हम मना भी नहीं कर सकते। ये भारत के अंदर आती है। भारत की जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज या कंपनी है वो इनसे टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए MNC और TNC क्या करती है, हमारे देश की जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है ये उनको तबाह करती है। अब उसके बाद ये सरकार पे दबाव बनाते हैं कानून और पॉलिसीज बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको भी काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर लोगों की राय बनाने में और राय चेंज करने में, एंड राज्य के निर्णय और नीति निर्णयों को प्रभावित करना। अब सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई ट्रेड पॉलिसी या बिजनेसमैन के लिए या कोई ऐसी पॉलिसी जो कंपनी चलाने के लिए हो, तो MNCs के द्वारा पहले ही सरकार पे दबाव बना दिया जाता है कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है, ये डिसीजन लेना है, ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये बिग अमाउंट एक टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे होते हैं। एंड इसके बाद राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां है वो भी कम हो गई है। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार ने उदारीकरण अपना लिया है, लिबरलाइजेशन अपना लिया है, और इस लिबरलाइजेशन की वजह से सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं दुनिया की कंपनीज के लिए।
अब सीधे कंपनी आती है। जो सरकार पहले काम करती थी अब वो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। तो आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य की भूमिका है वो अब कम होते जा रही है। जो पहले काम सरकार कर रही थी सोशल वेलफेयर का, वही काम अलग अलग एनजीओ अलग अलग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब जो सरकार का काम है वो जस्ट एक पुलिस स्टेट का रह गया। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? पुलिस लोगों की सिक्योरिटी देती है। सेम स्टेट अब क्या करेगा, बस स्टेट है इसलिए ताकि वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बाकी प्राइवेट कंपनी, बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी ये पूरे देश को चलाएंगे। तो स्टेट का काम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रह गया और कुछ भी नहीं। इसी वजह से वैश्वीकरण की आलोचना की जाती है कि इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर सरकार की जो पावर है वो अब कम हो गई है। अब एक मार्केट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है ये लोग और कंपनीज खुद डिसाइड करते हैं। सरकार का इंटरफेयर बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया है। इसलिए अब जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो सरकार के पास इंडस्ट्रीज है, सरकार उसको प्राइवेट करते जा रही है धीरे धीरे करके। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं निकालेगी, सरकार चीजों को प्राइवेट कर देगी। अब चाहे लोग कितना भी कहते जाए कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सरकारी नौकरी रहेगी नहीं। सरकार सरकारी नौकरी खत्म कर देगी चीजों को प्राइवेट करके। और प्राइवेट जब हो जाएगा तो सब कुछ प्राइवेट में मिलेगा, सरकारी नौकरी तो रहेगी नहीं। और इस तरीके से सरकार चीजों को प्राइवेट कर रही है यानी कि निजीकरण में बदलते जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य की उपस्थिति है, जो एग्जिस्टेंस है, वो कम से कम होते जा रहा है। कई ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी है जो ट्रेड यूनियन के द्वारा, इन कंपनीज के द्वारा खुद एक ग्रुप बनाकर डिसाइड किया जाता है। स्टेट का उसमें इंटरफेयर नहीं होता और ना ही स्टेट ऐसी पॉलिसी डिसाइड करती है। कई बार नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये कंपनीज या इंडस्ट्रीज खुद अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट या गवर्नमेंट की कोई भी सहमति उस पर नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो राज्य की भूमिका है वो भी कम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसलिए कम हो गई है क्योंकि मुक्त व्यापार हो रहा है, अब फ्री ट्रेड है। और फ्री ट्रेड के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपकी भी कोई एमएनसी है तो आप किसी भी देश के अंदर जाके खोल सकते हो उसको। आज इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो कॉल सेंटर चल रहे हैं वो एक एमएनसी के रूप में किसी भी देश के अंदर जाती है। तो इस तरीके से जो आर्थिक संगठन, इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैर फैलाते जा रहे हैं और स्टेट की जो भूमिका वो कम से कम होते जा रही है। तो ये कहकर आलोचना की जाती है। और ऐसे ही जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, दक्षेस हो गया, अब देशों के द्वारा इस तरह के रिलेशन बनाया जाता है कि बस व्यापारिक फायदा हो। अब WTO के द्वारा, IMF के द्वारा इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि कोई भी व्यापार करने से मना नहीं कर सकता और ना ही कोई इस तरीके से देशों को रोक सकता है। अब एपेक कंट्री हो गए, इस तरीके से ये व्यापार होता है। एंड व्यापारिक गुड, बिजनेस ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। व्यापारिक गुड का मतलब क्या होता है कि बिना किसी स्टेट के रेस्ट्रिक्शन से व्यापार हम कर सके। फोर्थ पॉइंट क्या, राज्य के प्रति लोगों का बढ़ता विरोध। अब वैश्वीकरण के आ जाने की वजह से जॉब लोगों की जा रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। जो काम पहले इंसान हाथों से क्या करता था वही काम अब मशीनें कर रही है। अब जो काम करना है वो स्किल पे करना है और स्किल लोगों में है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, काम रोबोट कर रहे हैं। अब लोग रिप्लेस होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्किल वेस्ट जॉब निकलते जा रहे हैं। IT सेक्टर इतना ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि अब इसके आ जाने की वजह से लोगों के जॉब चले जा रहे हैं। इसी वजह से एक वर्ग स्टेट का काफी आलोचना कर रहा है कि अब जॉब है नहीं, और अब जो जॉब है उसके लिए लोगों के पास स्किल नहीं है। और स्किल इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को सिखाई नहीं गया स्कूल के अंदर। इसलिए एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम का भरपूर तरीके से विरोध किया जा रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, राज्य की सैन्य शक्ति का महत्व कम होना। अब सैन्य शक्ति का महत्व इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए UNO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो एक देश के ऊपर थोपा जाता है। अब UNO का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया। और ज्यादातर केसेस के अंदर जो P5 है यानी परमानेंट जो 5 मेंबर है उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। तो UNO को इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी UNO के अंदर ये जो 5 शक्तियां जो डिसीजन लेती है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज पे थोप दिया जाता है। तो इस तरीके से एक देश की जो इंटरनल पावर है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो भावना है, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन का टाइम है वो यहाँ पे भंग होता है क्योंकि एक देश के इंटरनल मामले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है। अब चाहे हमारे देश का चाहे कोई सा भी मामला हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अधिकार नहीं है कि हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करे। बट हमारे देश के इंटरनल मामले में वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा और UNO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इंटरफेयर किया जाता है। अब चाहे कोई भी सा भी डेवलपिंग कंट्रीज हो, क्योंकि इनको इंटरेस्ट आता है। अब ये हमदर्दी बनने की कोशिश करते हैं, जस्ट उस स्टेट के सॉवरेनिटी पे खतरा पैदा होता है इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों की बड़ी भूमिका होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि सभी राज्यों पर कुछ सीमाएं लगाई जाती है। जितने भी स्टेट है कुछ ना कुछ सीमाएं लगा दी जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इससे आगे ये नहीं कर सकते। और ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के उनके संप्रभुता और उनके आजादी के साथ खेला जाता है। इसलिए आतंकवाद का मुद्दा हो गया, परमाणु हथियारों का मुद्दा हो गया, एंड एनवायरमेंट का इशू हो गया। इन इशू के ऊपर सभी देशों को एक होना पड़ेगा, तभी स्टेट कुछ कर सकता है। लोक कल्याणकारी नीतियों पर सार्वजनिक व्यय में गिरावट आई है। पब्लिक वेलफेयर के जो आज जो वर्क है उसके ऊपर गिरावट आ गई है क्योंकि सरकार उन चीजों पे कम और सरकार पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रही है और पब्लिक वेलफेयर का काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है।
हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस। तो ऐसे मुद्दे जो पब्लिक सेक्टर में दे दिया गया है, इससे स्टेट की सॉवरेनिटी पे खतरा पैदा हुआ है और पश्चिमी राज्य लोक कल्याण कार्यक्रम या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के फार्मर्स या आदिवासियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब कोई भी भारी कंपनी भारत के अंदर आती है अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो वो वही जाती है जो आदिवासी इलाका है, उनके जमीनों को ही हड़पते हैं, कंपनसेशन यानी मुआवजा जो देते हैं, अब उससे वो खुश नहीं होते तो उनकी जमीनें जबरदस्ती ले लेते हैं, उनको मार तक देते हैं। ये कई बार ऐसा देखा जाता है। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत स्टेट की सॉवरेनिटी के साथ साथ उन लोगों को भी आया है जो फार्मर्स और आदिवासी हैं। उनको मजबूरन माइग्रेशन करना पड़ता है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, और इस तरीके से लेबर पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उनका शोषण होता है, उनका एक्सप्लोटेशन होता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धाकरण यानी कि इकोनॉमिक कंपटीशन में क्या हुआ, एक देश की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बर्बाद होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी से वो टक्कर नहीं ले सकती, और देश की जो गवर्नमेंट है वो भी उनको सब्सिडी या कोई इकोनॉमिक हेल्प भी प्रोवाइड नहीं करती। गरीबी और इनइक्वालिटी, गरीबी और असमानता इसलिए बढ़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का झांसा देकर कोई कंपनी किसी और देश में जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो कहीं ना कहीं वो फायदे गिनवाकर उस देश के साथ खिलवाड़ करती है। वो दिन हम भूल नहीं सकते जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक विदेशी कंपनी, भारत के अंदर सिर्फ ट्रेड करने आई थी, व्यापार करने आई थी, और धीरे धीरे करके उसने पूरे भारत को गुलाम बना लिया और भारत की भाग्य विधाता बन बैठी। इसलिए आज ये बाहरी कंपनी हमारे देश के लिए खतरनाक है। इसलिए वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव काफी नेगेटिव है, और भारत के अंदर विकास तो हुआ, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि राज्य की भूमिका में कमी आ गई, मार्केट एक्सपेंशन होते जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से वैश्वीकरण की आलोचना भी की जाती है। तो आई होप आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये समझ में आ गया होगा।